Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 29th of August 2022, Monday. Motivation of the day is Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल्स हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल क्या है। हॉकिश फेड में पुश रूपी बियॉन्ड 80 वर्सेस डॉलर, एक्सपर्ट्स। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो यूएस फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग डिसीजन को लेकर के स्पेकुलेशन ये थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन कम हो रही है थोड़ी थोड़ी, या हम बोले कमोडिटीज़ के प्राइस जो थे वो स्लो डाउन हो रहे थे बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइस मॉडरेशन, उसको देखते हुए ये स्पेकुलेशन करी जा रही थी कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की जो पेस है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो ईज आउट हो रहे थे। इसके अलावा रिसेशन का जो फियर था वो भी थोड़ा सा बूम आउट हो रहा था कि यूएस जैसी इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है। तो इस तरह के कई सारे स्पेकुलेशन देखने को मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। और अगर हम पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो इन्हीं दो रीज़न की वजह से, एक कौन सा रीज़न, पहला यूएस फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो डिसीजन है उसके स्लो डाउन होने का स्पेकुलेशन, और दूसरा रिसेशन का स्पेकुलेशन। इन दो की फैक्टर की वजह से जो इंडियन रुपी है जो डेप्रिशिएट हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, क्योंकि इन दो की फैक्टर्स की वजह से जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स थे वो अब इमर्जिंग मार्केट्स में उन्होंने असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। इट मीन्स जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स थे उनकी जो रिस्क एपेटाइट्स थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन रुपी में थोड़ा सा अप्रिसिएशन या थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला था। बट फ्राइडे को यूएस फेडरल के जो चेयर हैं उनके लेक्चर, उनकी स्पीच के बाद जहाँ जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो टोटली कमिटेड है इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। और उनके इस स्टेटमेंट के बाद से इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज थी उनमें प्रेशर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही ये उनका स्टेटमेंट आया तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो यूएस फेडरल है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो उसी पेस में उसी स्पीड में मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक पर जाएगा, जिसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थी उनमें दोबारा से डेप्रिसिएशन या अगेन डेप्रिसिएशन देखने को मिला, क्योंकि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फिर से जो डोमेस्टिक एसेट्स थे उसको सेल करना शुरू कर दिया। इट मीन्स दे स्टार्टेड एग्जिटिंग द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, और इसी की वजह से डॉलर में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिली, क्योंकि यूएस फेडरल के जो चेयर हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना फ़िलहाल के लिए यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ फेडरल रिजर्व, वो पूरी तरीके से कमिटेड है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, इमर्जिंग मार्केट थे, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट थे, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सेल करना शुरू किया। उनके सेल की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन रुपी था, आईएनआर था, उसमें हमें फॉल देखने को मिला, और जो डॉलर था वो अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड सडनली बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इंडियन रुपी की क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई। और हम सभी जानते हैं मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसका प्राइस कम। यही सेम फंडा जो है वो करेंसी मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो फिलहाल के लिए जो लास्ट 1 मंथ से जो इंडियन रुपी सपोर्ट और जो थोड़ा सा एप्रिसिएशन इंजॉय कर रहा था, काम पीरियड एंजॉय कर रहा था, वो फिलहाल के लिए ओवर होता हुआ दिख रहा है आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर पावल। और एक्सपर्ट का मानना है कि जो ये डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ है ये इस बार इंडियन रुपी को 80 के पार ले जाएगा, 80 के पार ले जाएगा। इट मीन जो इंडियन रुपी इस बार पर डॉलर 80 रुपी पर ट्रेड होगा। तो यूएस फेडरल के इस हॉकिश स्टेटमेंट के बाद यही सेम तरह का स्टेटमेंट या ट्रेंड हमें अदर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो अदर
यूरोपियन इकोनॉमी से अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं से यही इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें से एफपीआई जो है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं, एफएफआई जो हैं, वो एग्जिट करेंगे। एग्जिट की वजह से जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होती हुई दिखेगी, और इंडिया के केस में डेप्रिसिएशन 80 के पॉइंट को भी क्रॉस कर सकता है एज पर द एक्सपर्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 of Business Standard. Government assure bank support for Chabar. पिछले कुछ टाइम से जो ये छाबार पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट इस छाबार पोर्ट के बारे में जानते होंगे। दिस पोर्ट ऑफ छाबार इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ईस्टर्न ईरान in the Gulf of Oman, and it is the only Iranian port with a direct access to the ocean. और इस पर्टिकुलर पोर्ट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है 3 कंट्रीज़ के लिए। कौन कौन से 3 कंट्रीज़? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। तो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस बात के लिए? सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं इस पर्टिकुलर पोर्ट की ज्योग्राफी या स्ट्रक्चर को लेकर के, तो दिस पोर्ट एक्चुअली कंटेन्स 2 separate ports called Sahid Kalantari and Sahid Behesti ports. And Indian firms has taken or took over the operation at Sahid Behesti port. और अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट फॉर इंडिया, तो दिस पोर्ट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इंडिया द डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज. इट विल ऑल्सो हेल्प द इंडिया टू काउंटर China. कहाँ पर? CPEC. I hope those who are preparing for UPSC, they might be knowing about CPSC. CPEC, that is चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चाबार पोर्ट का एक सिग्निफिकेंस है कि वो चाइना को काउंटर करने में इंडिया को हेल्प करेगा। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंडिया को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज ये जो पोर्ट है चाबार, ये इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस ऑल्सो वर्क एज अ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया एज अ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन. Apart from it, this Chabar port will also work as a linchpin or the link to international north-south transport corridor, international north-south transport corridor, that is INSTC. आपने मेरी न्यूज़ में इसके बारे में भी सुना होगा. So these are the very important significant of छाबार पोर्ट फॉर इंडिया. और रिसेंट टाइम से अगर हम देखें तो ये छाबार पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट इसको दोबारा से रिवाइव कर रही थी, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट ये कहना था कि छाबार को लेकर के जो इंडिया की कोशिशें थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंडिया के लिए साबित नहीं हुई. तो इंडिया जो है दोबारा से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की और डेवलप करने की और सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर इंडिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पार्ट करता है तो उस केस में इंडिया के लिए छाबार पोर्ट जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है. तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है. बेसिकली छाबार पोर्ट में फाइनेंसर और फाइनेंस को लेकर के आज के बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये न्यूज़ कवर करी है. सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द हेजिटेंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड द फाइनेंसर टू कंडक्ट बिजनेस थ्रू ईरान छाबार पोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज वुड फैसिलिटेट द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बैंक्स. तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, गवर्नमेंट कई टाइम से कोशिश कर रही है कि इस पोर्ट को रिवाइव किया जाए. तो इंडस्ट्री और जो फाइनेंसर हैं छाबार पोर्ट या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इंडस्ट्री जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट में बिजनेस करने से या ट्रेड करने से थोड़ा सा अगर इधर कर रही, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है वो उसको सपोर्ट करना चाह रही और ज़्यादा बूस्ट करना चाह रही. इसके लिए इंडियन बैंक्स को ऑन बोर्ड किया, जहाँ पर इंडियन बैंक्स जो हैं वो फाइनेंसिंग की प्रोसेस को, इंडस्ट्री की फाइनेंसिंग की प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ईरान जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शन फेस कर रहा है. वाई इंडस्ट्री एंड फाइनेंसर एक्चुअली हेजिटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ छाबार पोर्ट? क्योंकि ईरान को बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमी से. हालांकि अगर हम छाबार पोर्ट की बात करें तो इंडिया के एफर्ट्स की वजह से इस छाबार पोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम ऑल द इरानियन सैंक्शंस. So despite the port being exempted from the Iranian sanction for the development of the Afghanistan,
इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट्स बैंक्स हैव रिस्क अवर्सिव, और इसी सारे इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री है, फाइनेंसर है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस पर्टिकुलर पोर्ट को लेकर, क्योंकि जनरली इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली रिस्क अवर्सिव। इसी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है, जहाँ पर बैंक्स ये कह रहे हैं कि यू गो फॉर द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट इनटू दिस प्रोजेक्ट, वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट। So these banks are now being used to mitigate the fear of risk, geopolitical risk that industry and financier are facing or feeling. इसके अलावा बहुत सारे और भी इश्यूज हैं कार्गो मूवमेंट को लेकर के इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, उसको भी टैकल किया जा रहा है। तो सेंटर हैज़ बीन इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक डेलिब्रेशंस, regulations, decisions over the future of this geopolitically significant port, that is Chabahar port. पाकिस्तान में भी इस तरह का एक काउंटर पोर्ट डेवलप किया गया। आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं। बेसिकली उस पोर्ट को चाइना ने डेवलप किया है। जस्ट एज अ छाबार पोर्ट इंडिया इज़ बीइंग डेवलपिंग, उसी लाइन में छाबार पोर्ट के ही साथ में एक पोर्ट चाइना ने भी पाकिस्तान में डेवलप किया है। आप उस पर्टिकुलर पोर्ट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया छाबार पोर्ट को अपने डेवलपमेंट पिलर की तरह देख रहा है, उसको देखते हुए और जिस तरीके से छाबार का इम्पैक्ट है, रोल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, INSTC में, उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसके एफर्ट्स फ़िलहाल के लिए छाबार पोर्ट पर ज़्यादा तेज हो गए हैं। तो बैंक्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, बैंक्स कैसे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की ट्राजेक्ट्री में उनका क्या रोल होगा? बैंक्स बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करेंगे फॉर द कंसाइनमेंट्स मूविंग थ्रू द टर्मिनल इंडस्ट्री एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो कंसाइनमेंट्स कार्गो होंगे उस पर भी जो भी रिस्क होगा उसको मैनेज करने के लिए बैंक्स जो हैं वो गारंटी प्रोवाइड करेंगे, और इसी के लिए जो बैंक्स की ऑन बोर्डिंग है वो मिनिस्ट्री फैसिलिटेट करेगी। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर ये फाइनेंसिंग ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाता है बैंक्स की ऑन बोर्डिंग के थ्रू, देन दिस वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बिगिन। और एक बार ये बिगिन हो गई तो वापस से दोबारा से जो रिस्क को लेकर के और जो डेवलपमेंट को लेकर के, पोर्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, एफिशिएंसी को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के जो भी प्रिडिक्शंस हैं, जो भी स्पेकुलेशंस हैं, जो भी फियर हैं, वो मिटिगेट हो जाएंगे। एंड वंस दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज बीइंग ऑपरेटेड और स्टार्टेड बीइंग ऑपरेटेड, इट विल बी ऑपरेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट मे एक्सपेंड रूल ऑफ करेंसी स्वैप टू हेल्प EMs। EMs स्टैंड्स फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज़ है तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ ओवरऑल अगर हम देखो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इसमें ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके से करेंसीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली इमर्जिंग मार्केट की जिस तरह से करेंसीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसको देखते हुए जो इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज एक्चुअली ट्राइंग और सर्चिंग फॉर द इनोवेटिव मेथड ऑफ करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैपिंग को लेकर के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया जो है वो एक इनोवेटिव मेथड सोच रही है या कोशिश कर रही है उसको लाने की, जिसके तहत जो ट्रेड है, जो करेंसी स्वैप है, वो बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज में जो ट्रेड होता है उससे बैक्ड होगा। तो जो रिस्क ऑफ डेट डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव करने के लिए, जो इमर्जिंग मार्केट जो डेट डिफ़ॉल्ट का रिस्क फेस कर रही हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया इज सर्चिंग, इज गोइंग टू ट्राई द इनोवेटिव मेथड्स ऑफ करेंसी स्वैप दैट इज बैक्ड बाय ट्रेड इन मिनरल रिसोर्सेज। तो जो भी ये करेंसी स्वैप होंगे उनको बैक किया जाएगा किन प्रोजेक्ट से? जो ट्रेड और अदर कमोडिटीज़ में जो मिनरल्स और जो अदर कमोडिटीज़ में जो ट्रेड हो रहा है उससे। कैसे? A currency swap between two cross-border entities allows them to procure loan in foreign currency at more favorable interest rate rather than that is available in the foreign market. So currency swap के थ्रू जो emerging markets होती हैं वो फॉरेन करेंसी रेस करती हैं, हम बोलें सीधे सीधे फॉरेन करेंसी में लोन रेस करती हैं।
और वो लोन उन्हें चीपर या हम बोल सकते हैं फेवरेबल इंटरेस्ट रेट में अवेलेबल होता है रादर देन उस कंडीशन की जबकि वो फॉरेन मार्केट से डायरेक्टली बोरो करें। जो करेंसी स्वैप होता है ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इमर्जिंग मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो फेवरेबल इंटरेस्ट रेट में फॉरेन लोन जो है वो अवेल कर पाए। अच्छा, करेंसी स्वैप क्या होता है? इसको कभी कभी हम क्रॉस करेंसी स्वैप भी बोलते हैं। इस करेंसी अगर हम करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप को हम कई कई बार करेंसी स्वैप के अलावा क्रॉस करेंसी स्वैप के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी स्वैप, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड सम टाइम ऑफ प्रिंसिपल इन वन करेंसी for the same in another currency. So, interest payments are exchanged at fixed dates through the life of a contract. It is considered to be the foreign exchange transactions and is not required by law to be shown on the company's balance sheet. तो बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होता है जो क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ को हेल्प करता है कि उन्हें फेवरेबल इंटरेस्ट रेट पर फॉरेन लोन मिल जाए। अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। इंडिया के लिए अपनी सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को या उसकी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बिल्डअप करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के को बिल्डअप करने के लिए, उसकी ग्रोथ को पुश करने के लिए डेफिनेटली क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो इंडिया में नहीं होते। इंडिया की जो डिपेंडेंसी है उन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के वो अदर फॉरेन करेंसीज पर है। एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ अ 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद श्रीलंका दिस ईयर। और 2018 तक अगर हम देखें तो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 23 कंट्रीज या 23 नेशंस के साथ इन प्रिंसिपल एग्री कर चुका है फॉर दीज टाइप्स ऑफ करेंसी स्वैप। और रिसेंट टाइम में जो करेंसी स्वैप है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आए हैं बिकॉज ऑफ द सॉर्ट आफ्टर फैसिलिटी फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़। और 2018 में जो इंडिया ने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया था 23 कंट्रीज़ के साथ, जिसके लिए यूनियन कैबिनेट ने फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क मेंबर कंट्रीज़, ये जो लॉ था या जो प्रोविजन था जो इसको अमेंड भी किया था। और इसके तहत अप्रॉक्सीमेटली स्टैंड बाई स्वैप ऑफ 400 मिलियन विद इन द ओवरऑल साइज ऑफ फैसिलिटी फॉर $2 बिलियन हैज़ बीन सेंक्शन बाय द यूनियन कैबिनेट एट दैट टाइम। तो इसी को लेकर के इंडिया करेंसी स्वैप की जो मार्केट है, जो करेंसी स्वैप की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको और ज़्यादा टैप करना चाह रहा है। इसीलिए करेंसी स्वैप का जो रोल है वो एक्सटेंड करेगा इंडिया इन ऑर्डर टू हेल्प द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया को भी जो मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो भी इससे पूरी होगी बिकॉज ऑफ दीज करेंसी स्वैप। तो अगर ये करेंसी स्वैप मिनरल्स और क्रिटिकल कमोडिटीज़ के ट्रेड से बैकअप करते हैं तो इंडिया को भी हेल्प मिलेगी अपने इस डिमांड को पूरा करने में। इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई है जो कि ग्लोबल ट्रेड से ही रिलेटेड है। बेसिकली ये एडिटोरियल है जहाँ पर एक्सपर्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंसेस और एक्सरसाइजेस को लेकर के। क्या है ये न्यूज़, देख लेते हैं। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंस राइज मे हिट द ट्रेड। कुछ रीसेंट टाइम में अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बहुत सारे ग्रुपिंग्स बन रही हैं। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई उसके बाद से जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे वो चाइना ताइवान का केस हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का केस हो, या अदर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जो कि बहुत टाइम से ठंडे पड़े हुए थे वो दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिल रही हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो सी पे हो, चाहे वो एयर में हो। और उसी को लेकर के ऑथर का ये कहना है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गवर्नमेंट्स की जो प्रायोरिटी है रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पर ज़्यादा शिफ्ट होनी है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा डील कर रहा है एक्विजिशंस के लिए, डिफेंस के एक्विजिशन के लिए। उसको देखते हुए क्या हो रहा है, जब मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की तरफ रिसोर्स एलोकेशन होगा तो जो अदर पर्पस हैं, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो,
उन सब पर जो इन्वेस्टमेंट रिसोर्स एलोकेशन है वो डाउन होगा। क्योंकि अगर लार्जर सेक्शन गवर्नमेंट का मिलिट्री एलोकेशन पे जा रहा है तो जो इसेंशियल सेक्टर है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड, उन सब पर जो एलोकेशन है, रिसोर्स एलोकेशन है, वो शॉर्ट और मीडियम टर्म में फॉल करेगा। ये की पॉइंट है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस से स्टार्ट किया है ऑथर ने। इसके बाद कई सारे जो ट्रीटीज़ हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड, और जो रीसेंट सिप्री की रिपोर्ट आई थी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर के, उस रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए ऑथर ने पूरा जो करंट सिनेरियो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर के उसको डिस्कस किया और कहा है कि अगर इसी तरीके से मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ते रहे बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट्स के पास, कंट्रीज़ के पास ट्रेड के लिए कम एलोकेशन होगा, प्रोडक्शन के लिए कम एलोकेशन होगा, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के लिए कम एलोकेशन होगी। जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है कंपनी कंट्रीज वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स पर ज़्यादा करेंगे, एक्विजिशंस पर ज़्यादा करेंगे। तो इसी को लेकर के ऑथर ने अपना कंसर्न रेज किया है। और इसके अलावा जिस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का एट ग्लोबल लेवल, उसको देखते हुए ये सिनेरियो ठीक नहीं है। सो पॉलिसी मेकर हैव टू फोकस हाउ टू एड्रेस दिस इशू ऑफ इनइक्वलिटी एट दिस मोमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। $4.7 billion bill desk deal, PayU gets antitrust notice। रिसेंटली पेयू ने इंडियन पेमेंट गेटवे बिल डेस्क को एक्वायर किया था। कितनी डील पर? अप्रॉक्सीमेटली $4.7 बिलियन की डील हुई थी। अगस्त 2021 में पेयू ने ये डील अनाउंस करी थी और इसी के बाद से इसी मर्जर नोटिफिकेशन को सीसीआई अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। इस अगस्त के बाद पेयू ने फिर से इस अप्रैल यानी अप्रैल 23 में दोबारा से रिवाइज मर्जर नोटिफिकेशन सीसीआई को सबमिट किया। फिर से इसमें सीसीआई ने क्वेरी लगाई कि जो टर्म रिलेवेंट मार्केट यूज हुआ है वो रिलेवेंट मार्केट क्लियर नहीं है। व्हाट इज रिलेवेंट मार्केट दे आर टॉकिंग अबाउट। और इसके बाद से स्टेक होल्डर के रिस्पॉन्स का भी वेट हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं सीसीआई को ये लग रहा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लग रहा था कि दिस मर्जर विल क्रिएट द पोटेंशियल मोनोपोली इन द मार्केट। क्योंकि अगर आप देखें पेयू और बिल्डर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं पेमेंट गेटवे सेक्टर में और पेमेंट गेटवे स्पेस में। और इस मर्जर के बाद डेफिनेटली कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस हैं पेमेंट को लेकर के, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर के, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती। इसीलिए बार बार जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इस पर्टिकुलर मर्जर नोटिफिकेशन को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांग रहा था पेयू से। और अगस्त 2021 से लेकर के अभी तक फिलहाल के लिए सीसीआई का अप्रूवल इस डील पर नहीं मिल पाया है क्योंकि सीसीआई को लगता है कि ये जो मर्जर है बिल डेस्क और पेयू का, अगर ये होता है दिस मॉडिफिकेशन विल एक्चुअली इम्पैक्ट और दिस कंबाइंड एंटिटी विल एक्चुअली इम्पैक्ट द कंपटीशन इन द इंडियन मार्केट इन केस ऑफ पेमेंट गेटवेज। और इसी को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम एंटी ट्रस्ट बॉडी भी बोलते हैं, उसने 30 पेज का नोटिस जो है वो सेंड किया है किसको? पेयू को, जहां पर पेयू से डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जो फेज 2 का इन्वेस्टिगेशन है इस प्रपोज डील को लेकर के वो अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं कराया गया। जहाँ पर ये इंश्योर करना था कि जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी पेयू और बिल डेस्क के बाद, दिस कंबाइंड एंटिटी विल नॉट इम्पैक्ट द कंपटीशन। तो अगर ये फेज़ 2 का इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी लॉन्च नहीं करी गई तो जो सीसीआई है वो इस पर्टिकुलर डील पर अप्रूवल नहीं देगी क्योंकि कहीं ना कहीं पेयू को ये शो करना पड़ेगा कि जो भी कंबाइंड एंटिटी जनरेट होगी आफ्टर द मर्जर ऑफ दीज 2 कंपनीज वो इंडिया में कंपटीशन को इम्पैक्ट नहीं करेगी, कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगी। और इसी को लेकर के पेयू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसलिए 30 पेज का नोटिस एंटी ट्रस्ट बॉडी ने पेयू को सेंड किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन मार्केट्स लाइकली टू फील द पिंच ऑफ हॉकिश फेड। अब पहली न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था हॉकिश फेड की, जो फेडरल रिजर्व के जो चेयर हैं उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से हॉकिश ट्रेंड अप्रोच
जो है वो स्पेकुलेट किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट्स हैं उन्होंने मंडे को इस पर्टिकुलर हॉकिश ट्रेंड या अप्रोच के जो स्पेकुलेशन है उसकी वजह से टर्बुलेंस फेस कर सकती हैं एज पर द एक्सपर्ट्स। क्योंकि जिस तरीके से यूएस फेडरल के जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये कहा है कि जो यूएस फेडरल है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा फोकस करेगा एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आज मंडे को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। कैसे? सिंपल, ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, एफपीआईज हैं, वो एग्जिट करेंगे, सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स और इंडियन शेयर मार्केट्स और बेंचमार्क इंडाइसेस पर क्लियरली देखने को मिलेगा एज पर द एक्सपर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सुजुकी ड्राइव्स डीपर इनटू इंडिया विद न्यू R&D सेंटर ड्यूरिंग एन इवेंट एट महात्मा Mandir in Gandhinagar on Sunday. Our Prime Minister has laid the foundation stone for the electric vehicle battery manufacturing plant in गुजरात, कि हंसलपुर में एक प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका फाउंडेशन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया। उसी पर्टिकुलर इवेंट में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया कि वो इंडिया में एक और R&D फैसिलिटी, एक नई R&D फैसिलिटी सेटअप करने जा रहा है। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने हरियाणा में भी एक प्लांट सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया, और उसके पास से मारुति सुजुकी ने इंडिया में R&D के प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। तो फिलहाल अगर हम गुजरात के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है हंसलपुर में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। हरियाणा में भी बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है वो अकेली फैसिलिटी केवल 1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल पर ईयर प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों ही स्टेट्स में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली ये फर्स्ट फेज़ है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 11,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मारुति सुजुकी कर रहा है। इसी के तहत R&D फैसिलिटी का भी अनाउंसमेंट किया है। एंड दिस न्यू कंपनी विल बी होनली ओन सब्सिडी बाय सुजुकी जापान, और जिसके तहत इंडिया की जो R&D कॉम्पिटिटिवनेस है, कैपेबिलिटीज़ है इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर में, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जैसे कि इंडिया का पार्टिसिपेशन इंटीग्रेशन ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 462.5 million PMJDY accounts in 8-year deposits touch ₹1.73 trillion। तो एक डेटाबेस न्यूज़ है जहां पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के सक्सेस को डिपिक्ट किया गया कि इस पर्टिकुलर स्कीम के आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 462 मिलियन जो अकाउंट्स हैं 8 साल में वो ओपन हुए। इस जो स्कीम का, जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई थी, इसका जो बेसिक पर्पस था इस स्कीम का, दैट वाज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे इंडिया में ऐसे हाउस होल्ड से, इंडिविजुअल्स से जिनके पास बैंक अकाउंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बेनिफिशरी की सर्विसेज थी, स्कीम्स थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, वो उन तक नहीं पहुँच पाती थी। इसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव किया, जिसकी तहत डेटा प्रेजेंट किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलियन अकाउंट्स ओपन हुए, और डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो 1.73 ट्रिलियन का डिपॉजिट हुआ है एज पर अगस्त 10, 2022। कब लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने ये स्कीम? तो अगस्त 28, 2014, अपने पहले ही टर्म्स में बीजेपी ने ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी थी विद द मोटिव ऑफ बैंकिंग द अनबैंक, और अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलियन जो अकाउंट्स है वो पहले ही साल ओपन हो गए थे। तो एक डेटाबेस न्यूज़ है, आप इसको देख सकते हैं कि 8 सालों में क्या परफॉर्मेंस रही प्रधानमंत्री जनधन योजना की। बहुत ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को थोड़ा सा वेट प्रोवाइड करता है, इस तरह का डेटा। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.